अमीर जेठानी और सास ने दिया गरीब देवरानी को लाखों की ड्रेस। गुड आंसर काजल। हमारे कॉलेज को तुम जैसी ही स्टूडेंट की नीड है। बैठ जाओ। थैंक यू सर। देख रही हूँ 2 टके की ड्रेस पहनने वाली को हमारे कॉलेज में आकर हमारी वाहवाही लूट रही है। और हिम्मत देखो, इतने बड़े कॉलेज में स्कॉलरशिप से एडमिशन ले लिया, जहाँ हम जैसे अमीर और महंगे ब्रांडेड ड्रेस पहनने वाले स्टूडेंट पढ़ते हैं। इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। सभी लेक्चर खत्म होते हैं। काजल अपना बैग लेकर क्लास से बाहर निकलती है। लेक्चर तो खत्म हो गए, अब जल्दी से घर पहुँचती हूँ। काजल कॉलेज के गेट की तरफ बढ़ती है, तभी पीछे से दीप्ति अपने दोस्तों के साथ आती है। अरे काजल, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? घर जा रही हूँ। अरे यार, कल भी तूने यही कपड़े पहने थे और आज भी तूने यही कपड़े पहने। ये मेरे सबसे अच्छे कपड़े हैं, जब कॉलेज आती हूँ तभी पहनती हूँ। क्यों, तेरे पास इस चित्रे के अलावा दूसरे कपड़े नहीं है क्या? अरे जरा इसके कपड़े तो देखो, रंग उड़े हुए, धागे निकला हुआ। ऐसे कपड़े तो हम ठंड में गली के कुत्तों को भी नहीं पहनाते हैं। तुम लोग मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे हो? तो मुझे घर जाने दो। घर नहीं, झोपड़ी बोल गरीब कहीं की। न पहनने के लिए कपड़े हैं, न रहने के लिए घर है, न जाने कहाँ से मुंह उठाकर चले आते हैं बड़े बड़े कॉलेज में। तुझे पता है, हम हफ्ते में 1 दिन भी ड्रेस रिपीट नहीं करते हैं। हर दिन न्यू डिजाइन और न्यू फैशन की ड्रेस पहनते हैं। और तू न जाने कब से अपने 2 कपड़ों को ही घुमाए जा रही है। काजल का मजाक बनता देख आसपास खड़े कुछ स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं। अपनी बेइज्जती से काजल की आंखें झुक जाती हैं, पर वो खुद को संभालती है और दीप्ति और उनके दोस्तों की भीड़ में से निकलकर जल्दी जल्दी अपने छोटे से घर आ जाती है। और दरवाजा खोलते ही उसका छोटा भाई राहुल दौड़कर उससे लिपट जाता है। दीदी दीदी। स्कूल से आ गया? हाँ, मैं तो कब का आ गया। अरे दीदी, आ गई। कैसा रहा आज का आपका कॉलेज? बहुत अच्छा रहा, मुझे बहुत मजा आया। तभी चारपाई पर बैठे अपाहिज रामलाल। अरे काजल बेटी, तुझे देखकर तो जान में जान आ जाती है। पापा, इतनी फिक्र करने की क्या जरूरत है, अब मैं आ गई हूँ ना। दीदी जल्दी से खाना बना दो ना, बहुत भूख लगी है। अच्छा रुक जा, 2 मिनट, पहले कपड़े बदल लूं। कपड़े बदलने की क्या जरूरत है दीदी, इन्हीं में बना दो ना, रात को बदल लेना। नहीं छोटे, मुझे यही कपड़े कल फिर कॉलेज पहन कर जाना है। इतना कहकर काजल घर के कोने में पर्दे के पीछे जाकर कपड़े बदलती है और बाहर आती है। काजल के सूट कंधे और जगह जगह से थोड़े फटे हुए हैं। हाय बदकिस्मती, अपनी जवान बेटी को फटे कपड़ों में देख रहा हूँ मैं। पापा, बार बार सेंटिमेंटल मत हुआ करिए। कपड़े फटे हैं तो क्या हुआ, कपड़े तो है ना। आप लोग आराम से बैठिए, मैं खाना बनाती हूँ। काजल चूल्हा जलाकर खाना बनाने लगती है। तभी कुसुम अंदर आती है। अरे बेटी, तू आ गई और खाना भी बनाने लग गई। हाँ माँ, बस बन ही गया है, आप 2 मिनट बैठो, मैं सबका खाना परोसती हूँ। सभी जमीन पर बैठते हैं। काजल सबको थाली में खाना परोसती है, फिर रामलाल को अपने हाथों से खाना खिलाती है। बेटी, जब तू ऐसे अपने हाथों से खाना खिलाती है ना, तो मुझे अपनी माँ की याद आ जाती है। मैं तो भूल ही जाता हूँ कि तू मेरी बेटी है या मेरी माँ। दीदी तो मेरी भी मम्मी है और मेरी सबसे अच्छी सहेली है। इसी तरह पूरा परिवार हंसी खुशी अपने दिन बिताता है। तभी एक दिन, मम्मी कुछ खाने को दे दो ना, बहुत भूख लगी है मम्मी। हाँ माँ, कुछ खाने को दे दो। कुसुम बर्तन देखती है जिसमें 2 सूखी रोटियां पड़ी होती हैं। काजल, क्या दूं इन्हें, घर में बस 2 सूखी रोटी बची है, न सब्जी न तरकारी। महीना भी खत्म होने को है, पैसा भी नहीं मिला। माँ, वही रोटी नमक तेल लगा कर दे दो, मैं राहुल को खिला देती हूँ। कुसुम रोटी पर नमक तेल लगाकर दे देती है। मुझे ये नहीं खाना। खा ले बाबू, स्कूल में भूख लगेगी तो कैसे पढ़ेगा। राहुल रीना धीरे धीरे नमक रोटी खा लेते हैं। अगले दिन काजल दोनों भाई बहनों का हाथ पकड़कर घर से निकलती है। पहले उन्हें स्कूल छोड़ती है। बाय दीदी। जल्दी आना। काजल मुस्कुराकर कॉलेज की ओर बढ़ती है। कॉलेज के गेट पर दीप्ति नई चमकदार ड्रेस में खड़ी है। अरे गरीब, तू आज फिर यही ड्रेस पहन कर आ गई? इस पोछे को कब तक पहनेगी? हमारे घर में तो ऐसे कपड़े पोछे के लिए भी नहीं होते। काजल की आंखें भर आती हैं और वहीं दूसरी तरफ कुसुम एक बड़े फ्लैट में बर्तन मांज रही है। ये कैसे बर्तन मांज रही है तू? मालकिन, मैं तो अच्छे से ही मांज रही हूँ। क्या हो गया? तू बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं कर पा रही है। ये क्या झाड़ू मारा है? घर में धूल दिख रही है। मालकिन, सारे काम मैं दोबारा से कर देती हूँ। जल्दी कर,
दिन भर का समय नहीं है हमारे पास कि तुमसे अपने घर में धूल भी साफ ना हो। कुसुम चुपचाप दोबारा पूरे घर की सफाई करती है, फिर बर्तन भी दोबारा धोती है। काम खत्म करके वो मालकिन के पास जाती है। मालकिन, महीना लग गया है, तनख्वाह। महीना पूरा हो गया है तो पैसे मिल जाएंगे। मैं कहाँ भागी जा रही हूँ। फिर कुसुम घर आ जाती है और शाम को आज तो मोहल्ले में फंक्शन है, मैं तो इंडो वेस्टर्न पहनूंगी। मैंने नया स्टाइलिश ड्रेस बनवाया है, वही पहनूंगी। मुझे तो मेरे फूफा ने दिया है, वही पहनूंगी। मम्मी, हम भी मोहल्ले के फंक्शन में जाएंगे, माँ मैं क्या पहनूंगी? बेटी, तेरा वो एक कपड़ा है ना, वही पहन लेना। और मम्मी मैं क्या पहनूंगा? तेरा भी निकाल दूंगी बेटा, तू वो वाला शर्ट पैंट पहन लेना। ऐसे ही शाम होती है। कुसुम रीना को पुरानी फ्रॉक देती है और राहुल को पुराना शर्ट पैंट। ये क्या मम्मी, मैं तो 3 साल से यही ड्रेस पहन रही हूँ, अब तो ये मुझे ठीक से फिट भी नहीं होता है। फिट नहीं होती है? काजल जरा देखना, ला मैं सिलाई खोलकर ठीक कर देती हूँ, थोड़ी सी सिलाई कर दूंगी तो फिट हो जाएगी। राहुल कपड़े देखकर मुंह बना लेता है। मैं ये शर्ट पैंट नहीं पहनूंगा। शादी में भी यही पहना था, दोस्त के बर्थडे में भी यही, मंदिर में भी यही पहन कर गया था, हमेशा यही क्यों? मुझे भी कोई दूसरी ड्रेस चाहिए। पागल है क्या? तेरे घर में जवान बहन है, तेरी दीदी है, उसने आज तक नया कपड़ा नहीं खरीदा और तू जिद कर रहा है। सोचा है तेरी बहन क्या पहनेगी? माँ, इसे क्यों डांट रही हो? मेरी वो वाली ड्रेस निकाल दो, मैं वही पहन लूंगी। कुसुम काजल को एक पुरानी ड्रेस देती है जिसका रंग उड़ा हुआ होता है और स्टोन झड़ चुके होते हैं। कोई बात नहीं माँ, पार्टी की लाइट में वैसे भी कपड़ों की चमक नहीं दिखती और स्टोन का तो जमाना भी नहीं रहा। कपड़ा सही है, मैं यही पहन लूंगी। राहुल, तू भी यही पहन ले, नहीं तो गोलगप्पे खत्म हो जाएंगे। पूरा परिवार अपने पुराने कपड़े पहनकर तैयार हो जाता है और मोहल्ले के फंक्शन में पहुंचता है। देख काजल, हमारा परिवार इतना गरीब है कि कोई बात तक नहीं करना चाहता। पापा, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है। खाने का समय होता है और लोग खाना खा रहे होते हैं। अरे लड़की, जरा कपड़ा लेकर ये बेंच साफ कर दे, देख जूठन गिर गई है। क्या कह रही हैं आप? मेरी बेटी आपको नौकरानी लगती है क्या? वो भी मेहमान बनकर आई है। तेरी बेटी मेहमान? तू भी तो दूसरों के घर बर्तन साफ करती है, मोहल्ले में कर देगी तो क्या हो जाएगा? अपना ही मोहल्ला है। माँ रहने दो, अगर कह दिया है तो मैं कर देती हूँ। काजल बेंच साफ कर देती है। दूसरे लोग आकर वहीं बैठकर खाने लगते हैं। वहीं सभी घर आ जाते हैं। आप लोग क्यों नाराज हो रहे हैं? मत होइए ना। हमें माफ कर दे बेटी, हम तेरी जिम्मेदारी सही से नहीं संभाल पा रहे, तुझे ढंग का एक ड्रेस तक नहीं दिला पाए। तेरे कपड़े देखकर लोग तुझे नौकरानी समझ बैठे। माफ कर दे बेटी, तेरा बाप तेरे शौक, तेरे सिंगार की चीजें पूरी नहीं कर सका। तू कुछ मांगती भी नहीं और एक अच्छा ड्रेस भी नहीं दिला पाया मैं तुझे। ये सुनकर रीना और राहुल की आंखें भर आती हैं। अरे आप लोग इतना क्यों रो रहे हैं? काजल आगे बढ़कर अपने माँ बाप को एक साथ गले लगा लेती है। मम्मी पापा, जब तक हम सब एक साथ हैं, तो किसी के ताने से क्या फर्क पड़ता है? जिसे जो बोलना है बोलने दो, हमारा परिवार साथ है, यही सबसे बड़ी बात है। राहुल और रीना दौड़कर काजल से लिपट जाते हैं। कुसुम और रामलाल भी उन्हें बाहों में भर लेते हैं। अब ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और कॉलेज के ऑडिटोरियम में काजल हाथ में डिग्री लेकर खड़ी है। आखिरकार मैंने अपने माता पिता के सपनों को पूरा कर लिया। मैंने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर ली, अब मैं भी ग्रेजुएट हूँ। इस काजल की वजह से मैं कॉलेज में टॉप नहीं कर पाई, ये टॉप कर गई और मैं सेकंड आ गई। तो अब मम्मी पापा ने कहा है अब शादी कर, इसी की वजह से मुझे शादी करनी पड़ रही है। अपनी शादी में ऐसा गिफ्ट दूंगी, इसे जिंदगी भर याद रखेगी। क्यों, क्या करेगी तू? शादी से पहले मेरी बैचलर्स पार्टी है, वही इतनी बेइज्जती करूंगी कि खून के आंसू रोएगी। दीप्ति मुस्कुराते हुए काजल के पास आती है। काजल, अब तो हमारी पढ़ाई पूरी हो गई है, मैंने तुमसे जो भी मजाक मस्ती की है, कुछ बुरा लगा हो तो भूल जाना। सही कहा, बुरी बातें याद नहीं रखनी चाहिए। वैसे मेरी शादी तय हो गई है, बैचलर्स पार्टी दे रही हूँ, तू जरूर आना। नहीं, मैं ऐसी पार्टीज नहीं करती, प्लीज आना ना। लास्ट टाइम सब मिलेंगे, शादी के बाद कौन जाने कौन कहाँ हो, एक मोमेंट तो बनाना चाहिए। काजल कुछ पल सोचती है। ठीक है, पहले मम्मी पापा से पूछूंगी। ओके, जरूर आना। काजल घर लौटती है और डिग्री दिखाती है। बेटी, तूने हमारी मेहनत रंग ला दी। बेटी, आज तूने हमारी गरीबी को करारा थप्पड़ मारा है। ये सब आपकी मेहनत है, आपने ही मुझे पढ़ाया लिखाया। माँ, एक दोस्त ने बैचलर्स पार्टी में बुलाया है, जाऊं?
क्यों नहीं बेटी, जरूर जाना। तो मेरी वही वाली ड्रेस निकाल देना, मैं वही पहनूंगी। रामलाल थोड़ा उदास हो जाते हैं। नहीं बेटी, दोस्तों की पार्टी में जाने के लिए एक नई ड्रेस ले ले। ले। नहीं पापा, अभी आपकी दवाइयाँ लेनी है, माँ की दवाइयाँ लेनी है, राहुल और रीना की फीस देनी है, राशन लाना है। ड्रेस फिर कभी ले लूंगी, अभी वही ड्रेस निकाल दो। शाम होती है। काजल अपनी वही पुरानी हल्का उड़ा रंग और टूटे स्टोन वाली ड्रेस पहनकर तैयार होती है और दीप्ति की बैचलर्स पार्टी में पहुंच जाती है। पार्टी में तेज लाइट्स और म्यूजिक चल रहा है। सभी स्टाइलिश ड्रेस में हैं। अरे दीप्ति, बधाई हो, तेरी बैचलर्स पार्टी है। अरे काजल, आ गई तू, बहुत बढ़िया। पास खड़ी कुछ लड़कियां काजल को ऊपर से नीचे तक देखती हैं। दीप्ति, कौन है ये लड़की, तेरी फ्रेंड है क्या? अरे नहीं नहीं, ये मेरी फ्रेंड नहीं है, ये तो मेरी पर्सनल सर्वेंट है। सच में? हाँ, सोचा बाहर से सर्वेंट बुलाने की क्या जरूरत है। आज इसकी समझदारी तो देखो, सर्वेंट के जैसे कपड़े भी पहन लिए हैं। काजल के पिंक कलर के गाउन के ऊपरी और निचले हिस्से पर सुनहरे रंग की कढ़ाई होती है जो पूरी तरह खराब हो चुकी होती है। गाउन के कमर और कंधे से सूते निकली होती हैं। हाय दीप्ति। हाय फ्यूचर ब्राइड, तेरे साथ ये लड़की कौन है? ये तुम्हारी पर्सनल सर्वेंट है। ठीक किया यार, पार्टी में कौन बार बार फूड कोर्ट जाता, हमारे लिए तो यही लेकर आएगी। ओए जा, 4 शॉट्स ला। और मेरे लिए तो चिल्ड बियर। खड़े खड़े क्या देखती है, जो कहा है लेकर आ। दीप्ति की डांट सुनकर काजल डर जाती है और सबके लिए मंगाई गई चीजें लाती है। सभी अपने अपने ग्लास ले लेते हैं। गाइस, लोग, इसके तो कपड़े भी फटे हुए हैं। ये कपड़े हैं। हमारे घर में ऐसे कपड़ों से पोछा लगाया जाता है। अरे इसने पोछा ही पहन रखा है। पार्टी में मौजूद सभी लोग काजल का मजाक उड़ाने लगते हैं और अपनी जूठी प्लेट और ग्लास उसे पकड़ा देते हैं। तभी दीप्ति राकेश के पास आती है। पार्टी में मजा नहीं आ रहा है, मैं चाहती हूँ काजल की और बेइज्जती हो। एक काम करो, उसकी ड्रेस को लेकर उसे और नीचा दिखाओ। बस अब ये काम मुझ पर छोड़ दो। आज तो स्टेज पर तमाशा होगा भाई। राकेश और मयंक काजल को पकड़कर स्टेज पर ले आते हैं। देखिए गाइस, ये है फटीचर मॉडल। ऐसी स्पेशल ड्रेस पहनने के लिए इसे ऑस्कर भी मिल चुका है। इतनी बड़ी पार्टी में भी ऐसी फटी हुई ड्रेस पहन कर आई है ताकि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम आ सके। काजल रो पड़ती है। वही भीड़ हंसने लगती है। तभी कार्तिक भीड़ से निकलकर स्टेज पर चढ़ जाता है और राकेश को थप्पड़ मार देता है। मुझे तो शर्म आ रही है तुझे अपना दोस्त कहते हुए। इतने अच्छे परिवार से होकर भी एक लड़की को बीच पार्टी में उसकी ड्रेस के लिए इस तरीके से तू बेइज्जत कर रहा है। फिर कार्तिक दीप्ति के पास आता है। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें एक लड़की होकर लड़की का सम्मान करना नहीं सिखाया क्या? खुद लड़की होकर दूसरी लड़की को उसकी ड्रेस के लिए नीचा दिखा रही हो तुम। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए खुद को लड़की कहते हुए। कार्तिक काजल का हाथ पकड़कर पार्टी से बाहर ले आता है। मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं दिया उन्हें? कब से देख रहा हूं उनकी बातों पर चुप खड़ी थी तुम। काजल के मुंह से आवाज ही नहीं निकलती है और वो रोते हुए कार्तिक का हाथ छुड़ाकर भाग जाती है। ऐसे ही 2 दिन बीतते हैं और एक दिन कार्तिक अपने कमरे में काजल के बारे में ही सोच रहा होता है। क्या हुआ देवर जी, किसके ख्यालों में खो गए? नहीं भाभी, कुछ नहीं। अरे बता दीजिए, मैं भी आपकी भाभी हूँ। आपके चेहरे पर साफ दिख रहा है किसी के बारे में सोच रहे हैं। भाभी, कल मैं अपने दोस्त के साथ जिस पार्टी में गया था ना, वहाँ पर एक लड़की को सब परेशान कर रहे थे। फिर मैंने उसे पार्टी से बाहर निकाला। तब से वही लड़की मेरे ख्यालों में है। बड़ी सीधी, बड़ी सिंपल थी भाभी वो। इतनी बेइज्जती के बाद भी किसी से उसने कुछ कहा ही नहीं, बस रोते हुए घर चली गई। देवर जी, ऐसी लड़की आजकल बहुत कम मिलती है। कहीं आपको उससे प्यार तो नहीं हो गया? शायद भाभी, उससे फिर से मिलने का मन कर रहा है मेरा। अगर आप कहे तो मैं घर वालों से आपके रिश्ते की बात करूं? हाँ भाभी, और मैं कल तक उसके बारे में कुछ और भी पता कर लेता हूँ। आप भी धीरे से घर में बात कर लीजिए। पायल अपने परिवार वालों से बात करने हॉल में आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ काजल रास्ते से घर जा रही होती है कि तभी 2 बाइक सवार उसके चारों तरफ गोल गोल घूमने लगते हैं। कौन हो तुम लोग? हटो, मुझे जाने दो। अरे कहाँ जाओगी? बैठ जाओ हमारी बाइक पे। हमारे साथ रहोगी तो कभी फटे पुराने कपड़े नहीं पहनने पड़ेंगे तुम्हें। बैठ जाओ रानी। कोई जरूरत नहीं है, हटो मेरे रास्ते से। अरे बैठ भी जाओ। इतना कहकर राघव और नीतीश काजल के फटे हुए सूट को हाथ लगाने की कोशिश करते हैं। तभी काजल उन्हें जोर से धकेल देती है। दूर हटो। फिर काजल रोते हुए वहां से भाग जाती है और दूर खड़ा कार्तिक ये सब देख लेता है। फिर कार्तिक अपने घर पहुंचता है। बहू ने बताया कि तुझे कोई लड़की पसंद आई है।
हाँ माँ, अभी मैं उसी के घर का पता करके आ रहा हूँ। कैसा घर है, कहाँ की लड़की है, कैसी दिखती है? बहुत गरीब परिवार की लड़की है माँ, और शायद थोड़ी परेशान भी है। गरीब घर की लड़की हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। हम ऊंचे खानदान वाले लोग हैं, लोग क्या कहेंगे? माँ, मैं शादी करूंगा तो उसी लड़की से करूंगा। अरे भगवान का दिया हुआ सब कुछ तो है हमारे पास, कौन सा हमें दहेज लेकर शादी करनी है? हमें तो बस बहू चाहिए भाई, और शादी के बाद कार्तिक उसके घर थोड़ी जाएगा, बहू ही यहाँ आएगी। एक बार लड़की से मिल लेते हैं, समझ में आ गई तो हाँ कह देंगे, वरना किसने गले पर छुरी रखी है? अच्छा ठीक है, तो हम लोग अभी रिश्ता देखने चलेंगे। सभी तैयार होते हैं और कार्तिक के साथ काजल के घर आते हैं। जी आप लोग कौन? हम लोग आपके घर अपने बेटे का रिश्ता लेकर आए हैं। हमारे बेटे को दरअसल आपकी बेटी बहुत पसंद है। कुसुम सभी को अंदर बुलाकर चटाई पर बिठाती है। आंटी, जिस बैचलर पार्टी में काजल गई थी ना, उसमें मैं भी था। वहीं पहली बार मैंने इन्हें देखा और मुझे काजल बहुत पसंद आई और मैं इनसे शादी करना चाहता हूँ। और आप लोग चिंता मत कीजिए, अच्छा परिवार है। कार्तिक अपने पिता के साथ बिजनेस संभालता है। सुमन और रामलाल एक तरफ धीमी आवाज में बात करते हैं। इतने बड़े घर से रिश्ता आया है। अरे हाँ कह दीजिए, हमारी बेटी का भाग्य पलट जाएगा सुमन जी। देखिए हमें तो रिश्ता मंजूर है, बस हमारी बेटी हाँ कह दे। नहीं, मैं इनसे शादी नहीं कर सकती। बेटी मना मत कर, तेरी शादी कैसे होगी यही सोचकर रातों को नींद नहीं आती थी। भगवान ने खुद इतना अच्छा रिश्ता भेजा है बेटी। रामलाल और कुसुम के बहुत समझाने पर काजल शादी के लिए हाँ कर देती है। अच्छा ठीक है, मैं शादी करूंगी। तभी अश्विनी रामलाल की तरफ देखती है। अगर आप अपाहिज है तो घर कैसे चलता है? और ये हादसा आपके साथ कैसे हुआ? घर मेरी पत्नी चला रही है, इसीलिए काजल की पढ़ाई का सारा श्रेय उसकी माँ को जाता है। हुआ यूं था कि सुमन मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ, शाम को जल्दी आऊंगा। रामलाल फैक्ट्री पहुंचता है। काम करते समय लोहे काटने वाला ब्लेड अचानक छटकता है। उससे बचने के लिए रामलाल पीछे हटता है और मशीन पर गिर जाता है। उसके दोनों पैरों में गहरी चोट लग जाती है। मजदूर उसे तुरंत अस्पताल ले जाते हैं। देखिए अगर इनके शरीर में जहर फैलने से बचाना है तो इनके दोनों पैर काटने पड़ेंगे। मजबूरी में ऑपरेशन होता है। उस दिन के बाद से रामलाल अपाहिज हो जाते हैं। काजल बेटी, तुम ही हमारे घर की बहू बनोगी, ठीक है? आप लोग शादी की तैयारियां शुरू कीजिए, खर्च की बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, अपने रस्म अच्छे से कीजिए। इतना कहकर वो लोग चले जाते हैं। कुछ दिन के बाद की तारीख निकलती है। कुछ दिन बीतते हैं और कल हल्दी का फंक्शन है। आंगन में तैयारी चल रही है। काफी खर्च हो गया है, अब हल्दी के लिए ड्रेस भी लेनी होगी। मम्मी, खाने पीने और सजावट में बहुत खर्च हुआ है, ड्रेस लेने की जरूरत नहीं, एक सिंपल सी पीली साड़ी ले लीजिए। अरे नहीं बेटी, आजकल दुल्हनें कितने अच्छे ड्रेस पहनती है, तू साधारण साड़ी पहनेगी तो लोग क्या कहेंगे? लोग हमें देने नहीं आ रहे मम्मी, एक हल्की सी पीली साड़ी ले आइए, उसी में मेरी हल्दी होगी। सुमन अपनी छोटी बेटी रीना के साथ बाजार जाती है और साधारण सी पीली साड़ी ले आती है। अगले दिन आंगन को हल्दी थीम से सुमन और बच्चे खुद सजाते हैं। काजल पीली साड़ी पहनकर आंगन में बैठती है। मोहल्ले की औरतें आपस में फुसफुसाने लगती हैं। देखो, हल्दी में भी साधारण साड़ी पहना दी। रंग तो देखो बिल्कुल दाल जैसा पीला है। आजकल तो दुल्हनें कितना अच्छे ड्रेस पहनती है, और जरा इसे देखो। आप लोग बातें मत बनाइए, आज मेरी बेटी की हल्दी है, रस्म कीजिए। अरे छोड़िए भी, रस्म पर ध्यान दीजिए, कपड़ों पर नहीं। हल्दी की रस्म शुरू होती है। बारी बारी औरतें आती हैं और काजल को हल्दी लगाती हैं। खुश रहो बेटी। दीदी तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मेरी ही हल्दी में मेरे ही कपड़ों पर सवाल, पता नहीं शादी में क्या होगा। चलो दीदी अब नहा लो, हल्दी पूरी हो गई। काजल उठ जाती है लेकिन आंगन में हल्दी की खुशबू रह जाती है और इसी के साथ हल्दी की रस्म पूरी हो जाती है। घर में रात को सुमन और रामलाल बैठे हिसाब लगा रहे होते हैं। शादी का लहंगा ही 25-30 हजार का आएगा, इतना तो हमारा बजट ही नहीं है। उन्होंने कह तो दिया खर्च की चिंता मत करो, पर क्या अपनी बेटी के कपड़े भी उनसे मांगेंगे? सही कह रही हो सुमन, अच्छा नहीं लगेगा। तभी पायल आती है। माँ जी, ये काजल के लिए शादी का लहंगा। अरे नहीं बेटी, हम तो खुद लेने वाले थे,
तुम लोग क्यों तकलीफ कर रहे हो? नहीं माँ जी, इसकी कोई जरूरत नहीं। हमारे यहाँ रिवाज है कि दुल्हन का शादी का लहंगा ससुराल से ही आता है। माँ जी ने खास काजल के लिए भेजा है। सच में? जी, अब मैं चलती हूँ। देवर जी की शादी की बहुत सारी तैयारियाँ करनी है। पायल चली जाती है। सुमन कांपते हाथों से पैकेट खोलती है। अंदर सुंदर सा लाल लहंगा चमक रहा होता है। चलो, लहंगे की चिंता तो खत्म हुई। हल्दी में जैसे बातें बनी थी, अब शादी में कम से कम ड्रेस को लेकर कोई कुछ नहीं कहेगा। शादी का दिन, मायके के मोहल्ले में लोग इकट्ठा हैं और आपस में फुसफुसा रहे हैं। देखना, पता नहीं दुल्हन क्या पहन कर आएगी। कहीं अपनी माँ का पुराना लहंगा न पहन ले, कितना आउटडेटेड लगेगा। गरीब लोग हैं, एक ड्रेस तक तो ले नहीं सकते, चले है बेटी की शादी करने। अरे क्या पता किसी से मांग कर पहन ले, मांगने में तो पीछे हटेंगे नहीं। तभी काजल लाल रंग का लहंगा पहनकर अंदर आती है। गहरे लाल रंग का भारी लहंगा, जिस पर हाथ की महीन कढ़ाई चमक रही है। पूरे घेर पर सुनहरी बॉर्डरी सजी है, जिसमें मोतियों की सुंदर जड़ाई है। दुपट्टे पर हल्की सुनहरी कारीगरी और किनारों पर मोतियों की लड़ी चमक रही है। इतना सुंदर लहंगा जरूर ससुराल वालों ने दिया होगा, इनके घर की इतनी हैसियत नहीं। इतना महंगा लहंगा ये लोग तो कभी खरीद ही नहीं सकते। इसी बीच शादी होती है और विदाई के बाद काजल अपने ससुराल पहुंचती है। बहू, दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। अश्विनी बहन, इस गरीब घर की बेटी को बहू बनाने की क्या जरूरत थी? शादी का जोड़ा भी तुम्हारा दिया हुआ पहन कर आई है और गृह प्रवेश भी उसी में कर रही है। ऐसी गरीब घर की लड़की को अपना बेटा क्यों दे दिया? क्योंकि मैं अपने बेटे को दहेज लेकर बेचना नहीं चाहती। चाहे आपके खानदान में रहे या कहीं और, रहेगी तो 2 कौड़ी की ही, जिसकी औकात एक ड्रेस खरीदने तक की नहीं है। खबरदार, किसी ने मेरी बहू के बारे में एक शब्द भी कहा तो। मेरी बहू जैसी भी है, मुझे बहुत पसंद है। देवरानी जी, किसी की बातों पर ध्यान मत दीजिए। चलिए, मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ देती हूँ। पायल काजल को कमरे तक ले जाती है। काजल, नीचे जो भी बातें हुई उनका बुरा मत मानना प्लीज। काजल डरी सहमी सी चुपचाप खड़ी रहती है। देखो, अभी तुम कंफर्टेबल नहीं लग रही हो, थोड़ा आराम कर लो। तुम थक गई होगी, सो जाओ, फिर आराम से बात करेंगे, ओके? कार्तिक और काजल सो जाते हैं। रात बीतती है। अगली सुबह काजल उठकर बैठती है। आज मेरी पहली रसोई है, कहीं मेरे ड्रेस की वजह से फिर बेइज्जती ना हो जाए। मेरे पास तो कोई खास कपड़े भी नहीं है, क्या पहन कर जाऊं? वो अलमारी खोलती है। अच्छा, गृह प्रवेश में जो साड़ी मिली थी वही पहन लेती हूँ, वही ठीक रहेगी। काजल गृह प्रवेश में मिली साड़ी पहनकर नीचे आती है। वाह बहू, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। बिल्कुल, सादगी में ही असली सुंदरता है भाई। हाँ भाभी, मेरी छोटी भाभी तो बहुत प्यारी लग रही है। भाभी, पहली रसोई में क्या खिला रही हो? मुझे तो कुछ खास चाहिए। बताइए, आपको क्या खाना है? मुझे बहुत कुछ बनाना आता है। काजल किचन में जाती है। मॉडर्न किचन देखकर थोड़ा रुक जाती है। इधर उधर कुछ ढूंढती है। क्या ढूंढ रही है देवरानी जी? सिलबट्टा, मसाला पीसना है। अरे यहाँ सिलबट्टा नहीं होता, ये देखिए मिक्सर ग्राइंडर है, मसाले इसमें पीसते हैं। पायल मसाला डालकर मिक्सर चलाती है। ऐसे घुमाइए और मसाला तैयार। सब्जियां भी इसमें कट जाती है, चाकू चलाने की जरूरत नहीं। अच्छा, ऐसे? थोड़ी देर में किचन से खुशबू फैलने लगती है। काजल पूरी सब्जी, खीर और हलवा बनाकर डाइनिंग टेबल पर लाती है। वाह बहू, बहुत अच्छा खाना बनाया है। सच में भाई, स्वाद तो बहुत लाजवाब है। भाभी, मुझे तो आपकी खीर बहुत पसंद आई। देवरानी जी, पहली रसोई में ही सबका दिल जीत लिया। काजल हल्की मुस्कान के साथ सबको खाना परोसती है। इसी तरह हंसी खुशी के साथ आज का दिन बीत जाता है। अगले दिन पूरा परिवार गार्डन में बैठा है। काजल चाय बनाकर वही साड़ी पहनकर बागीचे में आती है जो उसने पहली रसोई में पहनी थी। सबको चाय देती है। देवरानी जी ने कल भी यही साड़ी पहनी थी, आज भी यही। माँ जी, लगता है देवरानी जी के पास ज्यादा साड़ियाँ नहीं है। कल भी यही पहनी थी, आज भी। मेरी बहू के पास साड़ी नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? एक काम करो, अपनी पसंद से अच्छी डिजाइनर साड़ियाँ उसके कमरे में रखवा दो। हाँ मम्मी, बिल्कुल। और हम लोग मॉल चलते हैं। अश्विनी, पायल और रितिका मॉल जाती हैं। अलग अलग डिजाइन की साड़ियाँ, सूट, सलवार चुनती हैं। अगली सुबह काजल उठती है और सोच में पड़ जाती है। अगर आज फिर वही साड़ी पहनूंगी तो सब नोटिस करेंगे। कल मॉल में जेठानी जी और ननन जी ने अपनी शॉपिंग की, मुझसे तो किसी ने पूछा भी नहीं। अब क्या पहनूंगी? वो अलमारी का गेट खोलती है। अरे, ये इतने सारे सूट सलवारें सब यहाँ कैसे? तभी अश्विनी, पायल और रितिका कमरे में आते हैं। बहू, ये सब तेरे लिए है, हमारे घर की बहू के लिए छोटा सा तोहफा। मेरे लिए? हाँ भाभी, अब रोज नई ड्रेस पहनना
अभी तैयार हो जा बहू, शाम को मेहमान आने वाले हैं। अगली सुबह पायल और अश्विनी काजल के कमरे में आती हैं। बहू, आज शाम तेरी मुंह दिखाई और रिसेप्शन है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बड़े बड़े रिश्तेदार, बिजनेस के लोग, मीडिया सब आ रहे हैं। हाँ देवरानी जी, आज तो सबकी नजरें आप पर होंगी। तैयार ऐसे होइएगा कि सब देखते रह जाए। इतना कहकर दोनों चली जाती हैं। समय बीतता है। शाम को नीचे हॉल में मेहमान इकट्ठा हो जाते हैं। अश्विनी जी, आपकी बहू कब आएगी? सबको इंतजार है भाई। अरे वो कैसे आएगी, पता नहीं आज कौन से फटे पुराने कपड़े पहनकर आएगी। आज तो बड़ी बेइज्जती होने वाली है। सब हंसने लगते हैं। अश्विनी और पायल ये सुनकर ऊपर चली जाती हैं। अरे बहू को बुलाइए ना, कब तक इंतजार कराएंगे? हेमंत जी, जल्दी बहू को लेकर आइए। उस दिन तो कार्तिक ने हीरो बनकर इस काजल को बचा लिया था, आज देखती हूँ इसे कौन कौन बचाएगा। तभी सीढ़ियों से काजल उतरती है। उसने पिंक रंग का लहंगा पहना है जिस पर मोतियों से फूल बने हैं और असली गुलाब जड़े हैं। मैचिंग गहने, सजा हुआ हेयर स्टाइल और हल्का मेकअप उसकी खूबसूरती को और निखार रहा है। ये वही काजल है? अरे ये तो वही मशहूर डिजाइन है जो रश्मिका मंदाना ने अपनी शादी में पहना था। इतनी महंगी ड्रेस, वाह। मीडिया वाले तेजी से फोटो खींचने लगते हैं। हॉल तालियों से गूंज उठता है और दीप्ति चुपचाप खड़ी रह जाती है। अश्विनी और पायल काजल को स्टेज पर लेकर आती हैं। दोनों केक काटते हैं, फिर स्लो म्यूजिक बजता है। काजल और कार्तिक स्लो म्यूजिक पर डांस करते हैं। फिर काजल भीड़ में आती है। अरे ये तो लाखों की ड्रेस है, आपकी बहू ने लाखों की ड्रेस पहनी है। सच में इतनी महंगी ड्रेस, कमाल है भाई। दीप्ति काजल के पास आती है। तूने ये लाखों की ड्रेस कहाँ से चुराई, सच बता, किससे मांग कर लाई है? ना मैंने चुराई है ना मांग कर लाई हूँ। ये ड्रेस मेरी सास और जेठानी ने दी है। क्या तुझे लाखों की ड्रेस? तभी कार्तिक, पायल और अश्विनी वहाँ आ जाते हैं। हाँ, हमने दी है। और सुना है तुम बैचलर पार्टी में मेरी देवरानी की बेइज्जती कर रही थी। बताओ आज तुम्हारे कपड़ों की कीमत कितनी है? 10,000, 15,000, इससे ज्यादा तो हमारी देवरानी की हेयर स्टाइलिंग है। ये मेरी बहू है, आगे से इसे परेशान करने की कोशिश मत करना, वरना जवाब और भी कड़ा होगा। एक लड़की होकर दूसरी लड़की की इज्जत करना सीखो। कपड़ों से इज्जत छोटी बड़ी नहीं होती। दीप्ति का चेहरा उतर जाता है। काजल मुझे माफ कर दे, मैं तुझसे जलती थी। तू कम साधनों में भी कॉलेज में फर्स्ट आती थी और मैं पीछे रह जाती थी। मैंने तुझे समझा ही नहीं। मैं तुझे माफ करती हूँ। मायके वाले आगे आते हैं। आपने हमारी बेटी की जिंदगी बदल दी, पर आप लोगों ने ये सब कब सोचा? जब कल सब मॉल गए थे। अरे काजल, गुमसुम क्यों हो, कुछ खरीदती क्यों नहीं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं पहले कभी शॉपिंग मॉल नहीं आई हूँ। बहू, तुम पहले कभी शॉपिंग मॉल नहीं आई? फिर ये सब मेरे पास आए और मैंने काजल की बीती सारी कहानी इन लोगों को बता दी। और फिर हमने शहर की टॉप 5 बेस्ट लहंगे और गाउन काजल के लिए मंगवा लिए, जो कि इस वक्त काजल के कमरे में रखे हुए हैं, और उन्हीं में से एक काजल पहन कर आई है। धन्यवाद समधन जी, जो खुशी हम काजल को माँ बाप बनकर नहीं दे पाए, वही खुशी आपने सास बनकर दे दी है। हमने आपकी बेटी नहीं, अपनी बहू को अपनाया है, और काजल तो हमारे घर की बेटी है। अपनी सास और जेठानी के प्यार और लाखों की ड्रेस पहनकर काजल भावुक हो जाती है और अपनी सास और जेठानी से लिपट जाती है।